हेलो फ्रेंड्स, तो आज की डेट में कई सारे बिजनेसमैन हैं जिनके द्वारा अपने मोस्टली ट्रांजेक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू किए जाते हैं। अब मान लो अगर आपको बिजनेस के संबंध में कोई भी रिसिप्ट है जो कि एक्सेप्ट करनी है या बिजनेस के संबंध में कोई भी रीपेमेंट करना है, तो आपके पास यूपीआई के कई सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, जीरो पे, पेटीएम। अब क्या होता है कि आपके द्वारा जो ये यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, इन ट्रांजेक्शन के संबंध में आपके जीएसटी और इनकम टैक्स जो है उसमें कुछ रूल है जो कि बने हुए हैं। यानी कि अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ये ट्रांजेक्शन अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं, तो फिर ये ट्रांजेक्शन्स आपके इनकम टैक्स एक्ट में भी टैक्सेबल होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक टैक्स पेयर है जिसको नोटिस इशू किया गया था, क्योंकि उसके एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू जो उसने रिसिप्ट एक्सेप्ट की थी वो 40 लाख रुपए से क्रॉस हो जाती है, फिर भी उसके द्वारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाता है। तो अब यदि आप भी यूपीआई के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूपीआई ट्रांजेक्शन के संबंध में आपके इनकम टैक्स के क्या रूल है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप खुद तो देख ही रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। टैक्स ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। तो अब आपके द्वारा जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो कितनी लिमिट के बाद में टैक्सेबल होते हैं, तो उसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि आपके यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो एनपीसीआई है, यानी कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपनी मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके किसी भी बैंक में, किसी भी पर्सनल अकाउंट में या किसी भी मर्चेंट अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई ट्रांसफ़र लिमिट पर डे। तो अब यहाँ पे आपके जो एनपीसीआई है, उन्होंने आपके द्वारा जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उसके संबंध में पर डे की लिमिट जो है वो फिक्स कर रखी है। तो आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है वो आपकी डिपेंड करती है बैंक टू बैंक, यानी कि यहाँ पे हर बैंक की जो यूपीआई से ट्रांजेक्शन्स करने की लिमिट है वो थोड़ी चेंज हो सकती है। तो यानी कि आप मैक्सिमम 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का जो ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही कुछ बैंक ऐसी भी होती है जिन्होंने अपने यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उसके संबंध में पर वीक या पर मंथ की जो लिमिट है वो फिक्स कर रखी है इंस्टेड ऑफ पर डे की। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा कैपिटल मार्केट में या इंश्योरेंस में या कलेक्शन या किसी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के संबंध में अगर कोई पेमेंट किया जाता है, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपके द्वारा जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया जाता है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या हॉस्पिटल को, या अगर आईपीओ में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती है उसमें अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का पर डे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके यूपीआई के संबंध में ट्रांजेक्शन्स करने की पर डे की लिमिट है। तो यदि आपके द्वारा भी मोस्टली ट्रांजेक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू किए जाते हैं, तो आप ये पर डे की जो लिमिट है उसको ट्रांजेक्शन्स करने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है यूपीआई लिमिट अंडर जीएसटी। तो अब आपको पता होगा कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो एक सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके लिए 20 लाख रुपए की है, और एक जो बिजनेसमैन है उसके लिए 40 लाख रुपए की है। यानी कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए से क्रॉस हो जाता है, या एक फाइनेंशियल ईयर में आपके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर वो 20 लाख रुपए से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब मान लो यदि आप कोई बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके संबंध में मोस्टली रिसिप्ट जो है वो आपकी यूपीआई के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाती है, तो उस केस में अगर आपके एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू जो आपने रिसिप्ट एक्सेप्ट की है वो मान लो 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड थ्रू यूपीआई। तो अब मान लो यदि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू अगर कोई गिफ्ट जो कि रिसीव्ड होता है और उसकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी आपके इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इस इनकम पर आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है एसएससी पे उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यदि मान लो ये गिफ्ट जो है वो आपको किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से रिसीव्ड हो रहा है, या फिर मान लो किसी वेडिंग के ओकेजन पे अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो ये गिफ्ट जो है वो आपका एग्जेम्प्ट है, यानी कि ये गिफ्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कैशबैक और गिफ्ट वाउचर रिसीव थ्रू यूपीआई। तो अब मान लो यदि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अपने यूपीआई के थ्रू अगर कोई भी कैशबैक है या कोई गिफ्ट वाउचर है जो कि मिलता है, और उसकी वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है पर फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी आपके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 जो है उसमें टैक्सेबल होता है। अब ये गिफ्ट वाउचर जो है या कैशबैक जो है अगर आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलता है, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में।
नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर थ्रू यूपीआई। अब मान लो अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा आपको यूपीआई के थ्रू या ई वॉलेट के थ्रू अगर कोई गिफ्ट वाउचर है जो कि पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में उस गिफ्ट वाउचर की वैल्यू अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी आपके इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है मेंटेन यूपीआई रिकॉर्ड्स एंड चेक स्टेटमेंट। तो अब मान लो यदि आप जीएसटी में ऑलरेडी एज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, तो उस केस में यदि आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स अगर मोस्टली यूपीआई के थ्रू किए जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स अपने करंट अकाउंट में ही करें। और साथ ही आप ध्यान रखें कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पे आपको जीएसटी का पे करना है, तो आप उन ट्रांजेक्शन के संबंध में जीएसटी का भी टाइमली पेमेंट गवर्नमेंट को करते रहें। साथ ही आपके द्वारा जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उसके संबंध में आप अपने बैंक अकाउंट जो है उसको भी रेगुलरली रिव्यू करते रहें। इससे क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज है, तो आप उसको जल्दी से डिडक्ट कर पाएंगे और टाइमली उसको आप करेक्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है लोन थ्रू यूपीआई। तो अब यदि आपके द्वारा यूपीआई के थ्रू कोई भी लोन है जो कि आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या किसी भी अदर पर्सन को दिया जाता है, तो आप कोशिश करें कि जिस बैंक अकाउंट से आपने लोन दिया है उसी बैंक अकाउंट से आप लोन को वापस एक्सेप्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास यूपीआई के कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है। तो इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई सारे पर्सन के अलग अलग बैंक अकाउंट लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने कोई लोन दे रखा है तो वो आपने जीपे से दिया है, और अगर आप लोन एक्सेप्ट करते हैं तो वो पेटीएम से करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके जीपे पे और पेटीएम पे दोनों पे अलग अलग बैंक अकाउंट लिंक है। तो उस केस में मान लो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो जब आपके द्वारा अनसिक्योर्ड लोन की एंट्रीज चेक की जाएगी कि एक्सेप्टेंस जो है वो कितना है और रीपेमेंट कितना है, तो उस टाइम आपका काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि जिस बैंक अकाउंट से आप लोन दे रहे हैं उसी बैंक अकाउंट से आप लोन जो है उसको एक्सेप्ट करें। एंड लास्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो जब आपके द्वारा यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं ट्रांजेक्शन करते टाइम। तो उसमें फर्स्ट है यूपीआई पेमेंट आर इरिवर्सिबल, वंस मेड दे डू नॉट हैव एन अंडू ऑप्शन। यानी कि एक बार अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट कर देते हैं तो उसको फिर से आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए पेमेंट करते समय एक बार आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर चेक कर ले और उसके बाद ही पेमेंट करें। सेकेंड है डू नॉट शेयर योर यूपीआई पिन विथ एनीवन। अब आपका जो यूपीआई पिन होता है आप वो किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे आपके फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है आइडेंटिफाई द पर्सन बिफोर सेंडिंग मनी एंड नेवर सेंड इट टू एनी अननोन नंबर और क्यूआर कोड। तो जब भी आपके द्वारा पेमेंट किया जाता है तो सबसे पहले आप जिस पर्सन को मनी सेंड कर रहे हैं उसको आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें। किसी भी अननोन नंबर पे या किसी भी अननोन क्यूआर कोड पे आप कोई भी पेमेंट ना करें। नेक्स्ट है नो यूपीआई पिन इज़ रिक्वायर्ड वाइल रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम अदर पार्टीज़। अब जब भी आपके द्वारा किसी अदर पार्टी से कोई पेमेंट रिसीव किया जाता है तो उस केस में आपको अपना यूपीआई पिन नंबर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि सामने वाला पर्सन आपसे आपके यूपीआई पिन मांगता है तो उस केस में आप स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑलवेज वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी वाइल डूइंग द यूपीआई ट्रांजेक्शन। अब जब भी आपके द्वारा यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो आप बेनिफिशियरी की जो डिटेल है वो एक बार जरूर वेरीफाई करें। नेक्स्ट है डू नॉट एक्सेप्ट अननोन कलेक्ट रिक्वेस्ट एज इट अनेबल द यूज़र टू कलेक्ट पेमेंट। अब यदि आपके पास अननोन नेम से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो आप कोई भी अननोन रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट ना करें जब तक कि आप उसके बारे में पूरी इंक्वायरी ना कर लें। एंड लास्ट है प्रोटेक्ट अकाउंट विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पिन एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं जैसे कि फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो इन सब पे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो लगाएं ताकि कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को ईजिली क्रैक ना कर सके। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ करें ताकि आपकी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली शेयर ना हो सके। तो ये सारे पॉइंट है जो कि आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करते समय ध्यान में रखने हैं। तो यदि आप भी यूपीआई के थ्रू अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स करने से बचें। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।